हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग डालिए, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दैट the gap between the lines is constant, then we can say the electric field will be uniform। ये तो हमें मालूम है। अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के लाइन के बीच का जो ये गैप है, ये अगर कांस्टेंट है यानी फिक्स्ड है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होता क्या है कि कोई अगर चार्ज पार्टिकल रख दें जो कि पॉजिटिव हो, तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। माने पाथ ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? सीधी लाइन। ठीक है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा तो इस पर फोर्स कहां लगता? ऑपोजिट। तो पॉजिटिव वाला तो यहां चलेगा और नेगेटिव वाला अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो हम कह सकते हैं इन दोनों सिचुएशन में इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। माने वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल। अगर चार्ज नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएगा, यानी कि एंटी पैरेलल। तो हम कहते हैं अगर वेलोसिटी और इसके बीच थीटा है 0 तो पैरेलल, देन पैरेलल। और अगर थीटा है कितना? 180 और देन, तब हम लोग कहेंगे एंटी पैरेलल। लिख दो एंटी पैरेलल। पाथ हो गया क्या? पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। चलो भाई, पाथ तो स्ट्रेट लाइन हो गया। लेकिन अगर सिचुएशन इसके अलग है, माने कि यही वेलोसिटी है और इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, ये वेलोसिटी है तो इसी की डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। तो आप एक्सीलरेशन ही के बीच का एंगल 0 कह सकते हो, एक्सीलरेशन और एक एंगल एक बीच का एंगल कैसा? 180 कह सकते हो। तो आप कहेंगे पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसके अलावा अगर थीटा 0 और 180 के अलावा कुछ है, तो पाथ हमेशा पैराबोलिक बनेगा। कैसा बनेगा? पैराबोलिक। ये कंडीशन हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ी होगी कि जब भी 11th का एक टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। कोई पत्थर को हॉरिजॉन्टल से अगर हम ये फेंकते तो ये आकर के गिरता था। कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी जाती तो वो ये कुछ एंगल बनाता था, ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर क्या है? वेलोसिटी ये है और एक्सीलेशन तो नीचे लगा होता है। तो एक्सीलेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल है कुछ ना कुछ। इसका मतलब पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। अगर यहां पर भी 180 एंगल कर दिया जाता तो स्ट्रेट लाइन होता। 0 कर दिया जाता यानी ए जहां लगा, जी जहां लगा, वहीं अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दे तो 0, तब भी स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसके अलावा 0 और 180 के बीच, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की यही तो कंडीशन होती है कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच एंगल 0 और 180 के अलावा कुछ भी। अच्छा, इस प्रोजेक्टाइल में एक चीज देखी होगी, हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा हर पॉइंट पर कैसी रहती है? कांस्टेंट। ये नहीं बदलती। कोई एक्सीलरेशन नहीं है, एक्स डायरेक्शन माने 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलेशन नहीं, तो वेलोसिटी कैसी हो गई? कांस्टेंट। लेकिन वर्टी, यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वर्टिकल कंपोनेंट आपका कैसा होता जाता है? कम होता जाता है। और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कैसी हो जाती है? 0। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन ये लगा और ऊपर वेलोसिटी है तो उसको रिटार्ड करेगी। तो एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी विल बिकम्स 0, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो जाता, लेकिन हॉरिजॉन्टल हर एक जगह सेम। ये बात तो समझ आ गई। ठीक। चलो अब आगे हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है, तो हमने कहा चलो यहाँ पर देखते हैं पाथ कैसा होता है। फिलहाल तो स्ट्रेट लाइन अगर ये कंडीशन है, और अगर ऐसा नहीं है, सेकेंड पॉइंट, इफ
थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 और 180। अगर ये नहीं, फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। आप कहेंगे सर एक प्लेट ये बनाइए, एक प्लेट ये बनाइए, और यहां पर अगर मैं कह दूं प्लस चार्ज, इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज किया और इस प्लेट को नेगेटिवली चार्ज किया, तो फील्ड कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। लाइन जो बनेगी प्लस से निकलेंगे माइनस पर खत्म, प्लस से निकली माइनस पर खत्म, प्लस से निकली माइनस पर खत्म, प्लस से निकली माइनस, तो इक्वी डिस्टेंस होगी। और हम जानते हैं पैरेलल प्लेट के बीच का फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म होता है, यानी एक जैसा। अच्छा, अब हमने कहा कोई ऑब्जेक्ट को मैंने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी। अब पार्टिकल कैसा, मान लो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इस चार्ज पार्टिकल जैसे ही इसमें एंटर करेगा, फोर्स इस पर कहां लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो यही है ना, फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो यहां, नेगेटिव होता तो नीचे। खैर, अब जब ऊपर की ओर लगेगा तो इसका पाथ धीरे धीरे बदलता जाएगा, यहां पर आएगा, और इस पॉइंट पर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, और ऐसा दिखा दो, हाँ इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ये यहां पर ये निकल जाएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अब तो फील्ड है नहीं, सीधा निकल जाएगा। तो ये जो एंगल बन रहा है इसको कहते, गया तो ये था, डेविएट हो रहा थीटा एंगल, तो एंगुलर डेविएशन थीटा ये निकालना है। दूसरा, जाना तो इसे सीधा चाहिए था, ये फील्ड ना होता तो सीधा जाता, लेकिन ये अपने पाथ से कुछ डेविएट हो गया, तो ये वाई डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ कहाँ, वाई डायरेक्शन, तो वाई बताना है, और एंगुलर ये। और ये प्लेट की लेंथ अगर हम मान लें डी है तो कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स मान लो भाई, एक्स डिस्टेंस अगर मान ली, प्लेटों के बीच का सेपरेशन हमने डी मान लिया, ये लिखो। ठीक, तो हमें तो निकालना पाथ, पाथ के लिए हमें एक्स वाई में रिलेशन पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर मैंने कहा कि चलो वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे, फॉर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आप कहेंगे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो हमने पढ़ा होगा एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलेशन तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सीलेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। एस की जगह अब वर्टिकल कितना जा रहा है, वाई, लिखो वाई। वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0, तो आप कह दिए तो 0 हुआ। हाँ, ए हमें पता होता, ए का मतलब एफ अपॉन एम होता है। अच्छा, टी, टी तो हमने ऐसे लिख दिया, तो यहां पर हम लोग लिख सकते y इज इक्वल हाफ, एफ को लिखते q इंटू ई, तो एक्सीलेशन q इंटू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। अभी हमें y और t में इक्वेशन पता है, हमें तो x में निकालना है। तब आप कहेंगे x इक्वल, या यहां से यहां तक आने में टाइम लगा, टाइम इज इक्वल टाइम टेकन बाय डिस्चार्ज पार्टिकल टू लीविंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड p। आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगा e के या f के जो परपेंडिकुलर, वो हमेशा कांस्टेंट, तो इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही है, माने u, वर्टिकल कुछ हो जाएगा, इसका नाम हम यू वाई डैश कहेंगे। खैर, हमने यहाँ पर निकालना है t, इसे पार करने में, तो आप कहते सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करने में जितना टाइम लग रहा है उतना ये वाली डिस्टेंस, वो एक ही बात, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो y इज इक्वल बनेगा हाफ q इंटू ई बाई एम एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अब हमें पता चल गया y सिंगल पावर x डबल पावर, देन द पाथ ऑफ डिस्चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैराबोलिक। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोला होगा। दो आंसर आ गए, समझ आ गई, नोट करो जल्दी। अच्छा, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्ट है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये है, एक अल्फा को हमने इस पे बम्बार्ड किया यानी वेलोसिटी दी, और एक प्रोटॉन को मैंने वेलोसिटी दी, और एक इलेक्ट्रॉन को मैंने सेम वेलोसिटी दी, तीनों कह रहे जब तीनों को सेम वेलोसिटी दी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डेविएशन कितना होगा,
वर्टिकल या लीनियर डेविएशन या एंगुलर डेविएशन की बात करेगा तो एंगुलर डेविएशन जो पिछला फिगर हमने बनाया, तो एंगुलर डेविएशन भी आप लिख सकते थे ना, ये जा रहा था, जाना ये चाहिए था, लेकिन ये यहाँ आया और यहाँ चला गया। एंगल में ये हमारा यू एक्स है और ये हमारा यू वाई डैश है, मान लो जो भी। आप कहेंगे हाँ टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर यू वाई इधर है, इधर बना लो, परपेंडिकुलर यू वाई डैश अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा यू वाई हमने क्या पढ़ा, जीरो, यूटी प्लस, अरे पढ़ा होगा वी इक्वल यू प्लस एटी, यू प्लस एटी, अरे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तो पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जीरो प्लस एटी मतलब क्यू इंटू ई बाई एम इंटू टी, अपॉन में यू एक्स को हम लोग यू ही पढ़ेंगे। तो थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स जो वैल्यूज दी जाए क्यू इंटू ई बाई एम इंटू टी, टी चाहो तो यहाँ से निकाल लेना अगर ये चीजें दी हो, अपॉन में यू। दिस इज एंगुलर डेविएशन। इधर देखो एंगुलर डेविएशन की वैल्यू ये, हम लोग आगे एक लाइन बढ़ा के लिख देंगे। मान लो क्वेश्चन उसने ये कहा कि थ्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी देन एट व्हाट वैल्यू ऑफ द लीनियर डेविएशन, या लीनियर डेविएशन को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे। तो मैंने कहा सबका यू सेम है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग या लीनियर डेविएशन पढ़ चुके, क्या था, हाफ क्यू इंटू ई बाई एम एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, हाफ सभी में होगा वो तो सबके लिए सेम, ई सबका वही है, इसी फील्ड में सारे जा रहे, ये भी सेम, यू सबको सेम वेलोसिटी दिया, ये भी सेम, एक्स सभी लोग उतनी डिस्टेंस कवर करेंगे, ये सारी चीजें जब सेम हो रही तो प्रोपोर्शनल में रख दी। तो अब ये डिपेंड किस पर करेगा, क्यू बाई एम पर, वाई किस पर डिपेंड करेगा, जिसका क्यू बाई एम ज्यादा उसका वाई ज्यादा। इस क्यू बाई एम का नाम होता है स्पेसिफिक चार्ज, क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज उसका नाम दिया जाता है। खैर अब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा प्रोटॉन के लिए क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का डबल चार्ज होता है प्रोटॉन से, ठीक, मास कितना होता है, फोर टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन का चार गुना, लगभग टू टू दा ये बना ई अपॉन टू एम पी, समझ गए। अब हम इन तीनों में देख करके इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है जबकि प्रोटॉन का ज्यादा होता है, अब इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो आप कह सकते हैं वाई ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाई ऑफ प्रोटॉन, वाई ऑफ यू, ऐसा समझना पहले। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का ये टर्म कैसा आएगा, जब ये कम है तो ये ज्यादा होगा, और प्रोटॉन का ये ज्यादा है तो ये पूरा टर्म कम होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वाई कैसा होगा, ज्यादा, किससे, प्रोटॉन से। चलो भाई ग्रेटर कर दिया। अब आ जाओ प्रोटॉन और इनकी कंपैरिजन, ये ई वाई है प्रोटॉन का ज्यादा है कि अल्फा का, अरे अल्फा में तो ई वाई एम है, ये तो प्रोटॉन का आधा हो रहा है यार अल्फा, ये तो प्रोटॉन ई वाई एम तो प्रोटॉन का लिखा है, आधा हो रहा था, यानी अल्फा का वाई कैसा, यानी जो जितना भारी, यानी स्पेसिफिक चार्ज पर डिपेंड करेगा, जो जितना भारी होगा उसका डेविएशन उतना ही कम। लो भाई समझ आ गई बात। अगर तीन पार्टिकल एक साथ हम यहाँ फेंक दें तो इन तीनों में सबसे ज्यादा लीनियर डेविएशन होगा हल्के पार्टिकल माने इलेक्ट्रॉन का, फिर किसका होगा, प्रोटॉन का, और सबसे कम किसका होगा, मान लो वाई का ये था तो प्रोटॉन का कम, अल्फा का और। समझ आ गई, मास नहीं जाएंगे, स्पेसिफिक चार्ज जिसका ज्यादा उसका वाई ज्यादा। समझ आ गई बात, नोट कर लो। ये इलेक्ट्रॉन का है, फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर प्रोटॉन, फॉर अल्फा पार्टिकल। अगर सेम इनिशियल वेलोसिटी से एंटर करें तब ये है, क्वेश्चन है ये।
तीन चार्ज पार्टिकल समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम वेलोसिटी से एंटर करते हैं, तो डेविएशन जो लीनियर होता है वो सबसे ज्यादा होता है अल्फा इसका इलेक्ट्रॉन का, फिर होता है प्रोटॉन का, और सबसे कम जो होगा डेविएट वो होगा कौन, अल्फा पार्टिकल। रब कर दूं? हो गया बेटा। अच्छा, अगर मैं कह देता ये सारे के सारे सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर रहे हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है, तो आप कह दो डेविएशन को हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पहले लिखें, हाफ क्यू इंटू ई बाई एन एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये तो पढ़ा हमने, कहा एन यू स्क्वायर मिल गया, अगर इसमें हाफ और मिल जाए तो शायद ये काइनेटिक एनर्जी, हाफ अगर इधर करोगे तो फिर आपको इधर भी करना पड़ेगा। बेटा यहाँ देखो जरा, 1/4 क्यू इंटू ई बाई के इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर सभी का काइनेटिक एनर्जी सेम, 1/4 सेम, ये सेम, अच्छा ई तो सबका सेम है ही, तो अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल चार्ज पर। जिसका चार्ज ज्यादा वो लीनियर डिस्प्लेस्ड उतना ज्यादा होगा। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, फॉर इलेक्ट्रॉन कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फॉर प्रोटॉन तो आप कह देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻9, तो दोनों सेम। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जब मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नीचे। इसका डेविएशन ये होगा, प्लस ये है फील्ड ऊपर लगा तो नीचे डेविएट होगा, ये ध्यान रखना। अब ये तीनों पार्टिकल फेंक दिए उन्हें, बताओ एक इधर जा रहा है, एक इधर, एक इधर, आप समझ गए, तो ये वाला नीचे जो जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी अब इन दोनों में से डेविएट जिसका ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो प्रोटॉन होगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का, कि तीन पार्टिकल को यहाँ पर हमने छोड़ दिया। अब इनमें देखना मुझे कौन कौन से पार्टिकल जो ऊपर जाएंगे, अगर प्लस नीचे प्लेट है तो ऊपर वाले होंगे कैसे, पॉजिटिव, और जो नीचे डेविएट होगा वो होगा कैसा, नेगेटिव। ठीक। अच्छा फॉर प्रोटॉन इतना मैंने कहा यार ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये नेगेटिव है और ये अल्फा कितना होता है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कूलम कूलम। हाँ, हमने कहा यार अल्फा तो सबसे ज्यादा चार्ज है, तो आप कहेंगे कि चार्ज जिसका ज्यादा वाई उसका उतना ज्यादा, माने सबसे ज्यादा वाई किसका होगा, अल्फा का। फिर किसका होगा, चाहे प्रोटॉन का मान लो तो चाहे इलेक्ट्रॉन का मान लो, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के डेविएशन सेम होंगे, बस इलेक्ट्रॉन का होगा नीचे और प्रोटॉन का होगा ऊपर, लेकिन डेविएशन की वैल्यू कैसी होगी, लीनियर डेविएशन सेम। समझ आ गई। फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी, अगला क्वेश्चन इसी में पॉइंट करके लिख लो, फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी, जल्दी करो बेटा। हो गया। फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी अल्फा सबसे ज्यादा डेविएट होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, बट प्रोटॉन अबव होगा और ये नीचे साइड होगा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों में अंतर रहेगा। एक बात बताओ जरा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कभी पढ़ा कि इनटू पोटेंशियल डिफरेंस? पढ़ा तो होगा 12th में।
काइनेटिक एनर्जी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूं इस फॉर्मूले में V इक्वल 1/4 क्यू इंटू ई अपॉन के की जगह क्यू इंटू वी लिख तो सकता हूं। एक्स स्क्वायर आपने क्यू क्यू कैंसिल तो शायद वाई का फॉर्मूला ये बनेगा ई वी इंटू में एक्स स्क्वायर। अब आप देखो सारे के सारे क्या है, या ऐसा मान लो, ऐसा मान लो जो हमने वी लिखा इसको ऐसा लिख दो आप। वी बराबर हमने पढ़ा ई अपॉन, ऐसा पढ़ा होगा, लेकिन ई इस डायरेक्शन में तो डिस्टेंस एक्स तो इस डायरेक्शन में थी तो एक्स तो लेंगे नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा उसी डायरेक्शन में लेंगे। तो हमने कहा कि सेम पोटेंशियल है तो ये लिखा, सेम पोटेंशियल है तो ये लिखा। तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल सेम है तो आप कहेंगे सारी चीजें कैसी हो रही, कांस्टेंट, तो सभी का जो डेविएशन होगा वो कैसा होगा, सेम। अगर सारे के सारे सेम पोटेंशियल से एंटर करते हैं तो हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबके लिए सेम, ये वी ये वी ये वी सब। अब हमने कहा ई तो सबके लिए सेम, वी सबके लिए सेम, एक्स स्क्वायर सबके लिए तो वही है, वही डिस्टेंस है। इसका मतलब डेविएशन जो होगा वो कैसा, वाई कैसा आ रहा है इस सब में, कांस्टेंट। तो वन ईच एंड एवरी पार्टिकल वाई इज इक्वल कांस्टेंट। समझ आ गई बात। फॉर अगला पॉइंट करके लिख दो, फॉर द कांस्टेंट वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। रब कर दें, अगला देख लो, फॉर द सेम लीनियर मोमेंटम, किसका वाई ज्यादा, अरे जिसका वाई ज्यादा उसका थीटा ज्यादा, ये तो समझ आता ही है। एंगुलर डेविएशन की बात करें जरा देखो यहाँ, सबका P माने लीनियर मोमेंटम, एक ही संवेग, एम इक्वल पी इक्वल एम ई पढ़ा होगा। अब हमें इस फॉर्मूले को इसी टर्म में बनाना, हाफ क्यू इंटू ई बाई एन इंटू में एक्स स्क्वायर, यही तो था और कुछ था, यू स्क्वायर और था। मैंने कहा यार एम यू स्क्वायर, एक एम अगर इसे मिल जाए तो एक एम ऊपर भी करना पड़ेगा। तब आप कहें हाफ क्यू इंटू ई एम, इसे कहेंगे पी स्क्वायर, एम बी का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर इंटू एम, एम तो लिख ही चुके, ठीक, इंटू में एक्स स्क्वायर। आप कहते क्यू सबका अलग अलग हो सकता है, ये सबका सेम, ये भी सबके लिए सेम, तो वाई किस पर डिपेंड है, ये भी सेम। क्यू इंटू एम यानी जिनका चार्ज और मास का प्रोडक्ट ज्यादा उनका वाई ज्यादा। अब किसका ज्यादा होगा चार्ज और मास का प्रोडक्ट, हलवाई का होगा, तो सबसे ज्यादा किसका बात होगा, डेविएशन किसका होगा, ठीक, नोट करो। जिनका ये ज्यादा उनका डेविएशन ज्यादा, तो ये तीन चार सिचुएशन बनती हैं। हो गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा,
फिर कभी ये कह देता कि पार्टिकल यहां से v वेलोसिटी से या u से एंटर किया और यहाँ जब एग्जिट करेगा तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, तो हमको मालूम है ये तो u होता है, u एक्स इक्वल यू। हॉरिजॉन्टल हर जगह से, वर्टिकल हम जानते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई डैश होता है और यू वाई डैश की वैल्यू हमें पता है, यू यू वाई इनिशियल तो जीरो है, प्लस ए टी माने क्यू इंटू ई बाई एम इंटू वी पता, समझना। v अगर निकालना चाहे, दो वेक्टर 90 पर है तो v निकलेगा अंडर रूट ऑफ u, यानी एक तो ये स्क्वायर, दूसरा u बाई डैश का मतलब q इंटू ई बाई एम इंटू, लो भाई तो वेलोसिटी अगर हमसे पूछी जाए इस पॉइंट पर कितनी, तो ये। अच्छा फिर ये कहता है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी ये है तो इस पॉइंट पर तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं। एक इस पॉइंट पर ए से मान लो, बी से मान लो, तो के प्लस यू, चूंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, तो इस पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल बी, ये पॉइंट हो गया काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट बी पॉइंट हो गया। लो भाई काइनेटिक कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल तो है ही नहीं, एच जीरो यहाँ पर मान लो जीरो, हाफ एम वी स्क्वायर, ये यू था ये, प्लस पोटेंशियल एनर्जी वही वर्क डन के इक्वल। आप कह दो फोर्स ये लगा, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वाई, तो आप कहेंगे फोर्स इंटू यानी क्यू इंटू ई इंटू में वाई। ठीक, ये हमने निकाल दिया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, जो भी वैल्यूज दी जाए, आपको कभी वी पूछेगा एम एम तो पता ही होगा, क्यू इंटू ई उठा के रख देंगे। ठीक, नोट करो। तुमसे कहते वर्क डन कितना हुआ ए से बी तक, आप कहते हो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, फोर्स ऊपर लगा है तो फोर्स डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वर्क डन उतना ही होगा, एफ इंटू वाई। समझ गए, तो वर्क डन हो जाएगा, वाई इनको पता है, वर्क डन ऐसे निकाल लेते हैं। जल्दी नोट करें। तुमने फोन किया था यही थे क्या, और यही भी थे, हाँ थे, हैं, अच्छा, हाँ 8 बजे ही आ जाए। हमेशा वर्क डन फोर्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करता है, यहाँ वही वर्क डन नहीं होगा, फोर्स ये डिस्प्लेस्ड यहाँ एक्स हो रहा तो कोई वर्क डन नहीं, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एफ एस कॉस 90 मतलब जीरो। तो वेलोसिटी भी हमें निकालना आ गई, एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल लेंगे। रब कर दो। ठीक, अच्छा अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़े मोड़े देख लो, जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, प्लस प्लस यहाँ माइनस माइनस, तो यहाँ पर फील्ड ऊपर कैसे, डायरेक्शन कहाँ हो गई, प्लस से हमेशा कहाँ होती है, माइनस की तरफ, हमेशा फील्ड की डायरेक्शन होती है माइनस की तरफ। और एक चीज, इधर फील्ड जीरो, इधर फील्ड जीरो, आगे जब कैपेसिटर पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि यहाँ फील्ड जीरो क्यों होता है। फिलहाल तो ये जो हमारे पास फील्ड, अब यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल मैंने लिया जो कि यहाँ रखा और हवा में ये तैर रहा है, स्पेस में ही लटका हुआ, तो कह रहे इसका मास कितना होगा। सबसे पहले देखो इसका वेट कितना होगा, आप कहेंगे नीचे लगा एम जी, ऊपर लगा क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों बराबर तभी ये हवा में लटकेगा। आप कहेंगे एफ ग्रेविटेशन इक्वल एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, एम जी इज इक्वल क्यू इंटू ई, एम इक्वल क्यू इंटू ई बाई कितना होगा जी, ले लो भाई साहब। ई हमको पता होता, एक प्लेट की वजह सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन और दूसरे की वजह सिग्मा अपॉन टू, दोनों की डायरेक्शन ये जुड़ जाएंगे, तो हम ऐसा आगे लिख दे क्यू अपॉन जी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल बना क्यू आई जी
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू बाई जी, सिग्मा को कहते क्यू अपॉन एरिया, तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर अपॉन जी एप्सिलॉन नॉट ए। समझ आ गई बात? ऐसे भी अगर आंसर ये दिया हो तो ये, बाकी तुम समझदार हो, जो दिया हो उस हिसाब से आंसर अपन को रखना, नोट कर लो। चाहो तो लिख लिया करो, फाइंड द मास ऑफ द हैंग्ड पार्टिकल, फाइंड द मास ऑफ दिस हैंग्ड चार्ज पार्टिकल, फाइंड द मास ऑफ हैंग्ड चार्ज पार्टिकल। हो गया। कुछ ऐसा एचएम के क्वेश्चन इसी में करा दो, सिंपल हार्मोनिक।